हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 3:7। दोस्तों, यहाँ पर 3 और 7 के बीच में जो चिन्ह बना हुआ है, ये अनुपात का चिन्ह है। और दोस्तों, यहाँ पर 7 के बाद एक चिन्ह दिया गया है इस तरीके से, ये चिन्ह है समान अनुपात का चिन्ह। और दोस्तों, फिर दिया हुआ है 11 और यहाँ पे अनुपात, और फिर ये चिन्ह बना हुआ है प्रश्न चिन्ह का। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल किस तरह से किया जाता है ये आपको पता होगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं दी गई है, इन दोनों संख्याओं में संबंध देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, जब हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा 3 और 7 में कैसा संबंध है, तो फिर हम यहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि 11 और यहाँ पर जो संख्या आएगी उनमें भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 3 और 7 में किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 3 से 7 हम प्राप्त कर सकते हैं अगर 3 में 2 का गुणा कर दिया जाए और फिर 1 जोड़ दिया जाए। दोस्तों, सही बात है ये कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 1 जोड़ा जाएगा तो 7 ही तो आएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर तो ये पैटर्न लगा लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पैटर्न लगाने से क्या संख्या आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर 11 अनुपात प्रश्न चिन्ह है, तो 11 से हम यहाँ पर आने वाली संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? 2 का गुणा करके और 1 जोड़ के। दोस्तों, 11 का गुणा जब 2 से किया जाएगा तो 22 आएगा, और 22 में 1 जोड़ा जाएगा तो 23 आएगा। तो दोस्तों, 23 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में तो 23 है ही नहीं। तो इस तरीके से हमें ये सवाल हल नहीं करना है। आइए दोस्तों, अब हम ये सवाल दूसरे तरीके से करने की सोचते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस प्रश्न में जो भी संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं में एक संबंध है। दोस्तों, ये सभी संख्याएं आपको अभाज्य संख्या नहीं लग रही। दोस्तों, ये संख्याएं जो लिखी हुई है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। दोस्तों, एक का भाग तो सभी संख्याओं में चला जाता है। यहाँ पर हम अभाज्य को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जिस संख्या में स्वयं का भाग जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको 5 और 6 के बारे में पूछा जाए कि 5 और 6 में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाने की बात हो रही है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये है कि शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, 5 में जब 5 का भाग दिया जाता है तो ही जाता है, लेकिन 6 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, और 6 का भाग तो पूरा पूरा चला ही जाता है। तो दोस्तों, 6 तो ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है, लेकिन 5 में केवल 5 का ही भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या होगी, और 6 कैसी संख्या होगी? दोस्तों, 6 होगी भाज्य संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है 3, 7 और ये समान अनुपात के बाद 11, तो दोस्तों ये संख्या जो यहाँ पर लिखी हुई है वो अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अभाज्य संख्या आएगी। दोस्तों, अब हम ऑप्शन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि 22 तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 22 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो 22 हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों, 21 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 21 भी भाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों, हमारा आंसर 17 हो सकता है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, और 19 भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि 19 भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अब हमें ये पता लगाना है कि 17 और 19 में से हमारा आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा आंसर कौन सी अभाज्य संख्या होगी? दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 और 7 अभाज्य संख्या है। दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं एक बार अभाज्य संख्याओं को, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों, 2 से शुरू करते हैं अभाज्य संख्या को, और 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी और कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दोस्तों, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, और फिर 7 है, फिर 11 है,
फिर 13 है, फिर 17 है और फिर 19 है, फिर 23 है। तो दोस्तों अब यहीं तक ही लिखने की आवश्यकता है हमें। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या 3 लिखी हुई थी और 3 के बाद दोस्तों 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों हमने जब अभाज्य संख्या लिखी तो 3 के बाद तो 5 आ रहा था और फिर 7 आ रहा था। तो दोस्तों यहीं से हमें ये समझ जाना चाहिए कि 3 के बाद 7 लिखा गया है। लिखा तो अभाज्य संख्या को ही गया है, लेकिन बीच में एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों अब आप आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो समान अनुपात के बाद कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों 11 लिखा हुआ है, तो 11 के बाद आप एक संख्या को छोड़ दीजिए। दोस्तों 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या आती है, तो आप 13 को ना लिख के किसको लिखोगे? 17 को लिखोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 11 के बाद अभाज्य संख्या होती है 13, लेकिन 13 हमें नहीं लिखनी। किसके आधार पर कह रहे हैं हम? दोस्तों यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो ये दो संख्याएं लिखी हुई है, इसी आधार पर हमें यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर 3 के बाद 7 लिख दिया गया है और 5 को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ भी 11 के बाद 13 को हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 17 को। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 17 लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।